सुभाष चंद्र बोस एंड INA। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन नेशनल मूवमेंट की प्रोग्रेस को देखा था और इस दौरान शुरू हुए क्विट इंडिया मूवमेंट को भी डिस्कस किया था। जिस समय इंडिया में ये सब घटनाएं हो रही थीं, उस समय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बड़े लीडर यहां मौजूद नहीं थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी इस दौरान कहां थे और कैसे वहां से आजादी की लड़ाई जारी रखते हैं, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 4th पोजीशन सिक्योर की थी, लेकिन 1921 में ही सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की राह चुन ली थी और कांग्रेस के मेंबर बन गए थे। नेताजी के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। जैसा कि आपको याद होगा कि 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी डोमिनियन स्टेटस के प्रोविजन का विरोध किया था और दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। दोनों लीडर्स अब इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं चाहते थे। 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इसी समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश करते हैं। बोस और नेहरू दोनों ही सोशलिज्म के स्ट्रांग सपोर्टर थे और कांग्रेस में यंग ब्रिगेड को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस का अगला सेशन त्रिपुरी में होता है। बोस एक बार फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इस बार उनके अगेंस्ट गांधीयन कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। इलेक्शन में बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मैच नहीं होती थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर जहां गांधी जी ट्रस्टीशिप थियरी में विश्वास करते थे, वहीं बोस सोशलिज्म को फेवर करते थे। इसी तरह गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां नॉन वायलेंस पर बेस थी, वहीं बोस देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। गांधी जी के साथ इन्हीं फंडामेंटल डिफरेंसेस के चलते बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। कांग्रेस से बाहर बोस 1939 में अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो नेताजी का मानना था कि कांग्रेस को मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए और जब कांग्रेस उनके इस मत से सहमत नहीं होती, तो बोस कांग्रेस के बाहर से ही आंदोलन शुरू करने की कोशिश करते हैं। मार्च 1940 में रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के जॉइंट एफर्ट से एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। यहां पर तय होता है कि 6 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल लॉन्च किया जाएगा और मैन, मनी या मटेरियल किसी भी तरह से इंडियन रिसोर्सेज को इंपीरियलिस्ट वॉर में यूज करने का विरोध किया जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल को लॉन्च हुई स्ट्रगल में लोग बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। इसके बाद जुलाई में बोस कैलकाटा में एक और सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। यह सत्याग्रह होलवेल मॉन्यूमेंट के रिमूवल के लिए किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बोस को अरेस्ट कर लेती है। प्रिजन में नेताजी हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स इन्हें हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। फिर खबर आती है कि बोस हाउस अरेस्ट से एस्केप कर चुके हैं। 17 जनवरी 1941 को एक पठान के भेष में बोस ब्रिटिश ऑफिसर्स को चकमा देते हुए हाउस अरेस्ट से फरार हो जाते हैं और 26 जनवरी 1941 को पेशावर पहुंच जाते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया चले जाते हैं। बोस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सोवियत रशिया की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून 1941 में रशिया वर्ल्ड वॉर में एलाइज को ज्वाइन कर लेता है। मतलब अब वो खुद ब्रिटेन के साथ हो गया था। इस बात से बोस काफी निराश हो जाते हैं और यहां से जर्मनी के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्होंने उम्मीद किसी भी समय नहीं छोड़ी और निरंतर प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि इंडिया को आजाद कराने के लिए और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को हराने के लिए वर्ल्ड लेवल पर हेल्प लेनी जरूरी है। जर्मनी में बोस अपना नाम ऑरलैंडो मज्जोटा रखते हैं। जर्मनी और इटली के द्वारा कैप्चर किए गए इंडियन ओरिजिन के वॉर प्रिजनर्स को लेकर बोस एक आर्मी फॉर्म करते हैं, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा जाता है। जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका ऑफिस बनाया जाता है। जर्मनी के लोग बोस को नेताजी नाम देते हैं
और यहां पर ही फ्री इंडिया सेंटर में बोस जय हिंद का नारा देते हैं। जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो से बोस रेगुलर ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। इसे आजाद हिंद रेडियो नाम दिया जाता है। मई 1942 में बोस की मुलाकात हिटलर से होती है। इस मीटिंग के बाद बोस को जर्मनी की इंटेंशंस पर डाउट हो जाता है। इसके साथ ही बोस हिटलर के रेसिस्ट व्यूज का भी विरोध करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इंडिया की आजादी के लिए जर्मन हेल्प से काम नहीं चलने वाला। इसलिए फरवरी 1943 में बोस जर्मनी छोड़ देते हैं और सबमरीन्स के द्वारा जापान चले जाते हैं और फिर वहां से सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर में नेताजी रोश बिहारी बोस से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कमांड अपने हाथों में लेते हैं। लेकिन ये इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज होता है और इसे समझने से पहले फर्स्ट फेज को समझना जरूरी है। ओरिजिन एंड फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यूज को लेकर आर्मी क्रिएट करने का आइडिया ओरिजिनली मोहन सिंह का था। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे जिन्होंने मलया में रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन न करने का फैसला किया था। इसके बाद इन्होंने जापानीज से हेल्प मांगी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन, यूएसए और रशिया मिलकर लड़ रहे थे जर्मनी और जापान के विरुद्ध। जापान ने तेजी से बढ़ते हुए साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन और उसके एलाइज को हराया था और ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यूज बना लिया था। मोहन सिंह द्वारा हेल्प मांगने पर जापानीज इंडियन पीओडब्ल्यूज को मोहन सिंह को सौंप देते हैं, जिन्हें मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में पीओडब्ल्यूज इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इनके मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा था और दूसरा जापान में पीओडब्ल्यूज कैंप्स की कंडीशंस बहुत खराब थी। सितंबर 1942 में 16,000 से ज्यादा सोल्जर्स के साथ आईएनए की फर्स्ट डिवीजन तैयार हो जाती है। लेकिन जल्दी ही आईएनए के रोल को लेकर मोहन सिंह और जापानीज के बीच डिफरेंसेस इमर्ज हो जाते हैं। जापानीज सिर्फ 2,000 सोल्जर्स की एक टोकन फोर्स ही रेज करना चाहते थे, जबकि मोहन सिंह का प्लान एक बड़ी आर्मी क्रिएट करना था। इसके साथ ही आईएनए की ऑटोनॉमी को लेकर भी जापान और मोहन सिंह के विचार अलग अलग थे। इसलिए जापानीज दिसंबर 1942 में मोहन सिंह को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और इसी के साथ आईएनए का फर्स्ट फेज एंड हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने से शुरू होता है। सेकेंड फेज ऑफ द आईएनए। दोस्तों, आपको क्रांतिकारी रोश बिहारी बोस तो याद ही होंगे। इंडिया में इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जब ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली सप्रेस किया, तब 1915 में ये जापान चले गए थे और इवेंचुअली जापान के नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन जाते हैं। यहां वो जापानीज को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। रोश बिहारी बोस पैन एशियन सर्कल्स में एक्टिव रहते हैं, टोक्यो में इंडियन क्लब की फॉर्मेशन करते हैं और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पर लेक्चर भी देते हैं। इसके बाद 1942 में जापानीज गवर्नमेंट की हेल्प से टोक्यो में रोश बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन करते हैं और जब मोहन सिंह द्वारा आईएनए क्रिएट की जाती है तो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं और सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं। जापानीज भी ये फैसला करते हैं कि आईएनए अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की लीडरशिप में ही काम करेगी। इस तरह दिसंबर 1942 से रोश बिहारी बोस ही आईएनए की कमांड संभाल रहे होते हैं। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात रोश बिहारी बोस से होती है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए की कमांड सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी जाती है। 25 अगस्त को नेताजी आईएनए के सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं। मलया में बोस तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का पॉपुलर नारा देते हैं। नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ पीओडब्ल्यूज ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे लोकल इंडियंस भी आईएनए ज्वाइन करने लगते हैं। 12 अक्टूबर 1943 को बोस सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें H.C. चैटर्जी को फाइनेंस पोर्टफोलियो, M.A. अय्यर को ब्रॉडकास्टिंग और लक्ष्मी स्वामीनाथन को विमेन डिपार्टमेंट दिया जाता है। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स पर वॉर डिक्लेयर कर देती है। एक्सिस पावर्स के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। 6 नवंबर 1943 को जापानीज आर्मी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स
आईएनए को दे देती है। सुभाष चंद्र बोस इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख देते हैं। आईएनए रिक्रूट्स को ट्रेन किया जाता है और फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं। आईएनए में रानी झांसी रेजिमेंट नाम से एक विमेन रेजिमेंट भी फॉर्म की जाती है। जनवरी 1944 में आईएनए का हेडक्वार्टर रंगून शिफ्ट कर दिया जाता है और यहां से आर्मी रिक्रूट्स को इंडिया के लिए मार्च करना था। उनका वॉर क्राई होता है, चलो दिल्ली। 6 जुलाई 1944 को बोस आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहकर एड्रेस करते हैं और गांधी जी से इंडिया की आजादी की आखिरी लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। शाहनवाज की कमांड में आईएनए की एक बटालियन जापानीज आर्मी के साथ इंडो बर्मा फ्रंट पर भेज दी जाती है। ये लोग इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहां जापानीज इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इंडियन सोल्जर्स को राशन नहीं दिया जाता है और उनसे जापानीज यूनिट्स के लिए मीनियल वर्क कराया जाता है। इससे आईएनए यूनिट्स डीमोरलाइज होने लगती हैं। इसके बाद भी 18 मार्च 1944 को आईएनए बर्मा बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन सॉइल पर अपना कदम रखती है। यहां से आईएनए यूनिट्स कोहिमा और इम्फाल की तरफ बढ़ जाती हैं। 14 अप्रैल को बहादुर ग्रुप के कर्नल मलिक मोइरंग में आईएनए फ्लैग को होइस्ट करते हैं, जो आज मणिपुर में है। 3 महीने तक आईएनए मोइरंग में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी संभालती है, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में एलाइड फोर्सेज यहां पहुंचने लगती हैं। एलाइड फोर्सेज फियर्स फाइट के बाद आईएनए से ये टेरिटरी रिक्लेम कर लेती हैं। 18 जुलाई 1944 को आईएनए की सभी ब्रिगेड्स विड्रॉल शुरू कर देती हैं। इसके बाद जापानीज आर्मी की स्टेडी रिट्रीट के साथ आईएनए द्वारा इंडिया को लिबरेट करने की सारी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। मिड 1945 तक ये रिट्रीट जारी रहती है। 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान सरेंडर कर देता है और इसी के साथ आईएनए का भी सरेंडर होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी की संदिग्ध हालत में ताइपे में एक एयर क्रैश के दौरान मृत्यु हो जाती है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह आईएनए एक बहादुर प्रयास था इंडिया को आजादी दिलाने का। इस बात पर डिबेट जरूर होती रहती है कि अगर आईएनए सच में जापानीज हेल्प से देश को आजाद करा लेती तो क्या होता। कुछ लोगों का मानना है कि जापानीज इंपीरियलिज्म ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से भी ज्यादा भयानक हो सकता था। तो क्या फिर सुभाष चंद्र बोस को एक और लड़ाई लड़नी पड़ती जापानीज को इंडिया से बाहर करने के लिए? शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन आईएनए और जापान दोनों को ही मिलिट्री एडवेंचर्स में ब्रिटेन के खिलाफ सफलता नहीं मिलती। हालांकि जब आईएनए के सोल्जर्स को पीओडब्ल्यूज की तरह इंडिया वापस लाया जाता है तो इनके डिफेंस में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है और इस मूवमेंट का जरूर एक इंपॉर्टेंट योगदान था देश की आजादी में। इस तरह इनडायरेक्टली आईएनए फ्रीडम मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।